मशीन लैंग्वेज कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर मैं कोई सा भी यहाँ पे मैं सर्च करूँगी, जैसे कि मान लीजिए टीवी, ठीक है? टीवी का मैं सर्च करती हूँ टीवी, ओके? यहाँ पे टीवी मैं सर्च कर दे रही, ओके? तो कोई सा भी मैं ओपन कर दी यहाँ पे टीवी का। तो अब जो है मैं अगर फिर से बैक में जाती हूँ, होम में, तो मुझे रिकमेंडेशन दिखेगा टीवी का ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे देखिए खुद ब खुद हमें सजेस्ट कर रहा है आगे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्टिकल्स। तो जिस तरह से हम यहाँ पे सर्च करते जाएँगे वहाँ पे हमें जो है सजेस्ट करते जाएगा। तो यही वर्क होता है एनएलपी का। हेलो एवरीवन, डे 5 में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड, चैप्टर 3, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। और इसको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो है क्लास 11 का है, जो कि बीपीएससी, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप न दे रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर एसटीईटी स्टेट दे रहे हो, या फिर आप ईएमआरएस केवीएस, कोई सा भी कंप्यूटर का, जो भी कंप्यूटर साइंस का कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चाहे आप बीपीएससी ट्री 4 का तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिर इमर्जिंग ट्रेंड क्या होता है, और स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज हमारा बोथ रहेगा, दोनों लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों में। तो इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं, ओके? तो आखिर इमर्जिंग ट्रेंड क्या होता है उसको हम यहाँ पे गए, ओके? तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो है रेगुलर जो है वीडियो अपलोड होगा। और आप ही लोग के लिए जो है ये बेनिफिट है, हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, चाहे आप क्लास 11-12 में हो, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या फिर हर स्टेट का जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इमर्जिंग ट्रेंड क्या होता है, ओके? कंप्यूटर का यूज़ हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है? हर दिन नए-नए टेक्नोलॉज़ीज़ आती रहती है। कुछ टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है और लंबे टाइम तक चलती है, जबकि कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है। तो ये जो है मैं कन्वर्ट की हूँ इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट की हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। इंट्रोडक्शन सेम है एनसीईआरटी का, बस इसको मैं क्या की हूँ, इसको कन्वर्ट कर दी हूँ इंग्लिश में, कि जो है जो भी स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली नोट करते रहे, ठीक है? आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। इमर्जिंग ट्रेंड उन्हीं न्यू टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जो बहुत फास्ट पॉपुलर हो जाती है, लोगों के बीच ट्रेंड बन जाती है, डिजिटल वर्ल्ड पर बड़ा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है? इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखेंगे जो फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटी को बदल देंगे। सेम है इसका यहाँ पे, अभी जो मैं बताई, इन द फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी एंड इंट्रक्शन इन डिजिटल सोसाइटीज़। तो सेम जो है मैं ये पूरा उसका पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी का है, बस लैंग्वेज क्या कर दी हूँ कि इसको सिंपल कर दी हूँ कि हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले जो है एआई के बारे में जानते हैं कि एआई क्या होता है, ठीक है? कभी सोचा है कि आपके मोबाइल का गूगल मैप्स कैसे आपको शॉर्टेस्ट या फास्टेस्ट रूट बता देता है, कैसे करता है वर्क? जब आप कोई फ़ोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो, तो वैसे आपके फ्रेंड्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफ़ाई करके उन्हें टैग कर देता है। ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो। एआई क्या करता है? तो बेसिकली एआई जो है, ओके, एआई का मेन एम है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में डालना, ठीक है? मतलब, ओके, इसको हाइलाइटर का यूज़ करते हैं अपन। मतलब मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वो इंसान की तरह काम कर सके, ठीक है? मशीन को इतना हम स्मार्ट बना देंगे कि वो जो है आजकल जो है, आप तो जानते ही हैं आजकल तो कितना। अच्छा, आप हमें ये बात बताइएगा कि एआई का सबसे ज़्यादा जो अभी फेमस है, फेमस टूल कौन सा है, ठीक है? अभी का जो फेमस टूल हमें कमेंट करके बताइए, एआई का सबसे ज़्यादा फेमस टूल कौन सा है, ओके? तो एआई सिस्टम क्या कर सकते हैं, एआई सिस्टम क्या कर सकते हैं? जैसे कि लर्निंग, पुराने एक्सपीरियंस से सीखना, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना। तो ये एआई कर सकता है, बट ह्यूमन की तरह वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन इसको हम जो है स्मार्ट बना सकते हैं। इसलिए सिरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टाना जैसे डिजिटल असिस्टेंट भी एआई से पावर्ड होते हैं, ठीक है?
चाहे आप गूगल असिस्टेंट ले, एलेक्सा ले, तो ये सब जो है एआई से जो है पावर्ड है। मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है? मशीन को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो नॉलेज बेस बनाए, उस नॉलेज पर बेस्ड फैसले ले और प्रीवियस रिजल्ट से सीख कर नेक्स्ट टाइम और एक्यूरेट काम करें। इसलिए हम कहते हैं कि एआई सिस्टम मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, कम से कम इंसानी मदद से काम करते हैं। ठीक है, एआई को फुल्ली ये नहीं है, जब तक ह्यूमन उस पर इंटरवेंशन नहीं करेगा तब तक वो जो है काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज क्या होता है? ओके, तो नेक्स्ट इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएल बोलते हैं, ये क्या है? आर्टिफिशियल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिफिशियल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मशीन लर्निंग क्या होता है? आखिर में मशीन लर्निंग क्या होता है? ये तो हमने जाना कि ये एआई का पार्ट है। ठीक है, मशीन लर्निंग में कंप्यूटर डेटा से खुद सीखता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो डेटा से खुद सीखता है, बिना हर चीज़ को मैनुअली प्रोग्राम करता है। ये क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर डेटा से खुद सीखता है, बिना हर चीज़ को मैनुअली प्रोग्राम किए। इसमें स्टैटिस्टिकली टेक्निक यूज़ होती है, जिससे मशीन पैटर्न को समझकर प्रिडिक्शन कर सकती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? एमएल एल्गोरिथम का मॉडल बोला जाता है। इन मॉडल को दो तरह का डेटा से ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग डेटा मॉडल को सिखाया जाता है, टेस्टिंग डेटा मॉडल को टेस्ट किया जाता है कि उसने सही सीखा या नहीं। जब मॉडल लगातार ट्रेनिंग के बाद अच्छी एक्यूरेसी देना लगता है, तब उसका यूज़ नए और अननोन डेटा पर प्रिडिक्शन या डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। आखिर मशीन लैंग्वेज करता क्या है, ये बताइए। तो ये जो है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम खोले, ठीक है, इंस्टाग्राम खोले, कोई सा भी रील आया सामने में, कोई सा भी रील आया सामने में, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉलेज वाला रील आया फैक्ट्स वगैरह पे, आपने उसे लाइक कर दिया। ठीक है, आप उस वीडियो को लाइक कर दिया। अब देखिएगा कि जैसे ही आप फिर से दोबारा आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हो या फेसबुक अकाउंट खोलते हो या फिर यूट्यूब अकाउंट खोलते हो, तो आप जो भी आपने लाइक किया हो या देखा हो, उसको कुछ टाइम बिताया हो उस वीडियो में, तो जो है वो उसी रिलेटेड से आपको जो है वीडियो सजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर उसी फील्ड का वीडियो जो है आना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है? ये तो वो तो जो है आपने, क्योंकि उसी पे आपने जो है लाइक किए, टाइम बिताया, 5 सेकंड 10 सेकंड या जितने भी सेकंड आपने बिताया, तो वो जो है मशीन समझ गया कि आपको किस तरह का वीडियो ज़्यादा पसंद है, तो उसी रिलेटेड से आपको वीडियो दिखाना वो शुरू कर देगा। तो ये आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। या फिर रिकमेंडेशन कैसे शो करता है? कहीं भी आपने, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट का ओपन किए, ठीक है, फ्लिपकार्ट का साइट ओपन किए, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट का साइट ओपन कर दे रही हूँ, फ्लिपकार्ट का। ठीक है, ओके, फ्लिपकार्ट का ओपन साइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा मशीन लैंग्वेज कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर मैं कोई सा भी यहाँ पे मैं सर्च करूँगी, जैसे कि मान लीजिए टीवी, ठीक है, टीवी का मैं सर्च करती हूँ, टीवी। ओके, यहाँ पे टीवी मैं सर्च कर दे रही। ओके, तो कोई सा भी मैं ओपन कर दी यहाँ पे टीवी का। तो अब जो है मैं अगर फिर से बैक में जाती हूँ होम में, तो मुझे रिकमेंडेशन दिखेगा टीवी का ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे जो है उसका रिकमेंडेशन जो है टीवी का ही आना शुरू हो जाएगा। ये अभी मैं लॉगिन नहीं की हूँ, इसलिए जो है रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है। लॉगिन कर लेंगे तब उसके बाद जो है रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का जो है वर्क करता है। यहाँ पे देखिए बिना लॉगिन का है, लॉगिन साइन अप करूँगी तब जाके मुझे रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा इसको, आप एक बार जो है प्रैक्टिकली आप खुद से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन वो जो काम करता है वो मशीन लर्निंग का ही काम रहता है, कि सजेस्ट करना, या फिर कोई सा भी आपने वीडियो लाइक किया है उसी रिलेटेड से आपको वीडियो आना शुरू हो जाएगा। चाहे आप फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं या फिर कुछ अच्छा रील्स देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपने कुछ टाइम आपने या फिर आपने लाइक किया हो या फिर उसको बार बार आप देखे हो, तो उससे रिलेटेड आपको आना वीडियो शुरू हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग का सेम जो है यही काम होता है कि प्रिडिक्ट करना, सर्किट टेक्निक यूज होती है जिसमें मशीन पैटर्न को समझकर प्रिडिक्शन कर सकती है। जैसे कि वो समझ लेगा कि जो है जो भी इंसान है वो किस तरह का मतलब वीडियो देखना चाह रहा है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट
उसको ज़्यादा पसंद है, तो उसी तरह का वो दिखाना हर हर साइट पे आप देखिएगा कि दिखाना शुरू कर देगा। चाहे आप गूगल पे जाओ या जीमेल पे जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, आपने अगर उसको नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखे हैं या फिर जो है आपका जो है जीमेल से कनेक्ट है फ्लिपकार्ट का या फिर यूट्यूब का, तो आपको जो है उस तरह का जो है प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? दिखाना शुरू हो जाएगा। यही है मशीन लर्निंग का काम, यही है एआई का काम। एआई के अंदर ही आता है मशीन लर्निंग, ठीक है? अब जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? एनएलपी, ठीक है? तो एनएलपी एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी समझने और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी देती है, ठीक है? एनएलपी जो है ये बस लैंग्वेज को जो है समझने का जो है कैपेबिलिटी देती है। एनएलपी के एग्जांपल जैसे कि जब आप सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हो, जैसे कि इसको मैं लाइव अभी बताती हूँ। जब आप सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हो और वो अगला वर्ड सजेस्ट करता है, जब भी हम आप देखते होंगे कि गूगल के सर्च इंजन में ये अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे देखिए खुद ब खुद हमें सजेस्ट कर रहा है आगे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्टिकल्स। तो जिस तरह से हम यहाँ पे सर्च करते जाएंगे वहाँ पे हमें जो है सजेस्ट करते जाएगा। तो यही वर्क होता है एनएलपी का, ठीक है? एनएलपी का वर्क जो है यही है। ओके, तो नेक्स्ट इज स्पेल चेकर फीचर, गलत स्पेलिंग सुधारना, वॉइस सर्च, वॉइस कमांड मोबाइल को बोलकर चलाना, ठीक है? तो स्पेल चेकर में भी इसका जो है एनएलपी का यूज होता है। ये सब एनएलपी की वजह से पॉसिबल होता है। एनएलपी क्या कर सकता है? स्पीच टू टेक्स्ट, जब हम बोलते हैं उसको टेक्स्ट में बदलना, तो ये एनएलपी का काम है। लेकिन ये टूल किसका है? ये एआई का टूल है, स्पीच टू टेक्स्ट। इसमें मतलब कि एनएलपी भी यूज हो रहा है और एआई का ये पार्ट है, ठीक है? टेक्स्ट टू स्पीच ये भी एक एआई का टूल है। आप यहाँ पे कोई सा भी आप ऐप वगैरह यूज़ करो, तो अभी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसमें जो है क्या यूज़ होता है? मशीन ट्रांसलेशन। आजकल मशीन ट्रांसलेशन टूल जैसे गूगल ट्रांसलेट एक लैंग्वेज का टेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज में काफ़ी सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है। ओके, तो ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस क्या होता है? व्हाट इज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस? आपने कई बार देखा होगा, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर कोई सा भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कहीं भी आप अगर आजकल देखिएगा कि जो कस्टमर केयर है वो एन ये चैट बॉट बन गया। कैसे कि एनएल की जो हेल्प से चैट बॉट और वॉइस बॉट बनाए जा रहे हैं जो कस्टमर से बात करते हैं और उनके क्वेश्चन कंप्लेंट हैंडल करते हैं। तो पहले जो है सबसे पहले जो है वो चैटबॉट ही रहते हैं, एआई ही रहते हैं और वो पहले कस्टमर को देखते हैं कि क्या उनका प्रॉब्लम है। अगर उनसे नहीं हो पाता तब वो जो ह्यूमन जो है उनको जो है रेफर करते हैं। तो आजकल जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, कुछ भी ऑर्डर करते हो या फिर कुछ उसमें आपको रिटर्न करना है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कस्टमर केयर से हेल्प चाहिए, तो आजकल जो है आप देखिएगा कि जो जिस भी आप मतलब कि ऑर्डर करते हो उसी सेक्शन में आपको चैटबॉट का ऑप्शन आता है। कोई सा भी वेबसाइट में चाहे फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, अमेजन को ले लीजिए, कहीं भी आप देखिएगा उस सेक्शन में जो है आता है चैटबॉट, मतलब कि बात करने कस्टमर केयर से हेल्प लेने के लिए। तो ये सब जो है आजकल ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि जो है ये एक सुविधा सबको लग रहा है और ये कहीं न कहीं कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए जो है ये इसका यूज़ेज़ है। तो मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि बीपीएससी का ही साइट खोल लीजिए। इसका जो है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे चैटबॉट का, ठीक है? तो यहाँ आप कुछ भी इससे पूछिएगा तो ये आपको बताएगी। पहले आप अपना नंबर उसको मतलब कि अपना डिटेल जो भी है उसको भेजिए या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हाय। और जो है ओके, तो पहले यहाँ पे नंबर का ऑप्शन आ रहा है, नंबर चलिए उसके बाद जो है आपसे बात करें। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है आजकल चैटबॉट वगैरह का यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली चैट ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस क्या होता है आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट इज इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगता है कि आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, जैसे आप अ, जैसे कि उस गेम, वीडियो या ट्रेनिंग के अंदर ही हो। यदि अगर आप
कोई गेम खेलते हो, आपको इंटरेस्ट लगता है, कोई सा भी गेम खेलते हो, चाहे वो टेम्पल रन हो या फिर बहुत सारे ऐसे गेम हैं, तो आपको लगता है कि मैं ही इसमें हूँ और आपको एनालिसिस करते हो गेम या वीडियो या ट्रेनिंग कुछ भी हो, तो आप अपने खुद को उसमें एनवायरनमेंट का उसका आप हिस्सा बनते हो। इसमें हमारे सेंसेस आइज, ईयर, टच, मूवमेंट को स्टिमुलेट किया जाता है जिससे एक्सपीरियंस रियलिस्टिक लगता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस का यूज़ कहाँ है? ट्रेनिंग, ड्राइविंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर, गेमिंग, 3D गेम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, मेडिकल लर्निंग, इंजीनियरिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। इमर्सिव एक्सपीरियंस दो मेन टेक्नोलॉजीज से बनाया जाता है, वर्चुअल रियलिटी और सेकंड इज ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, रियलिटी क्या होता है? वीआर। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वीआर एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट होता है जो रियल वर्ल्ड जैसा लगता है। यूजर को लगता है कि वो उस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ही हो गया है। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? कि कंप्यूटर जनरेट 3D एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो हमें रियल फील होता है। ठीक है। वीआर कैसे फील होता है? इसमें हम वीआर हेड्स सेट लगाते हैं, गॉगल्स जैसा। इस हेडसेट में स्क्रीन होती है, आंखों का 360 डिग्री व्यू देती है। एक्सपीरियंस और रियलिस्टिक बनाने के लिए एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड किए जा सकते हैं, जैसे साउंड, वाइब्रेशन, मोशन, टेम्परेचर, स्मेल, कुछ एडवांस डिवाइसेस में। वीआर का यूज़ कहाँ होता है? जैसे गेमिंग, 3D इमर्सिव गेम, मिलिट्री ट्रेनिंग, सेफ सिमुलेशन, मेडिकल प्रोड्यूसर सर्जन की ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग सिमुलेशन और इंटरटेनमेंट जैसे वीआर मूवीज, राइट्स, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट। वीआर में मेन एम जो है रियल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड में सिमुलेट करना होता है। तो वीआर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी हमने समझा, और इसका यूजेस कहाँ है वो भी हमने समझा। तो ये हमें 360 डिग्री व्यू देती है। ये सब जो है याद रखने का चीज़ है। अब जो है ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, AR क्या होता है? तो ये AR में रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दोनों एक साथ दिखते हैं। दोनों एक साथ दिखते हैं मतलब आप अपने आसपास की रियल दुनिया को देखते हो, लेकिन उस पर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, टेक्स्ट, आइकॉन या इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। ठीक है। AR कैसे काम करता है? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये जो है इसका इमर्सिव एक्सपीरियंसेस वर्चुअल रियलिटी, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी हमें बताई इमर्सिव एक्सपीरियंस का ड्राइविंग सिमुलेटर और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये वर्चुअल का ये है एग्जाम्पल है, और ये जो है AR का है, लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है। तो ये इसका फिगर है। अब लोग यहाँ NCERT बुक में दिया गया है। ओके। सो तो AR कैसे काम करता है? AR काम कैसे करता है? ओके। आप मोबाइल कैमरा से किसी जगह को पॉइंट करते हो, ठीक है, आप मोबाइल कैमरा से किसी जगह पॉइंट करते हो और स्क्रीन पर रियल सीन के ऊपर डिजिटल इंफॉर्मेशन शो होती है। ठीक है। तो ये जो है AR इस से काम करता है। AR क्या कर सकता है? नियर बाय प्लेसेस का इंफॉर्मेशन शो करना, रेस्टोरेंट, होटल, शॉप्स की डिटेल रिव्यू दिखाना, टूरिस्ट प्लेसेस का रियल टाइम गाइड, मैप, एरो, रियल वर्ल्ड पर ओवरले, एजुकेशन में 3D मॉडल दिखाना। मतलब कि एक ट्रेवलर का जो भी प्लेसेस है, ठीक है, इन जो भी हम ट्रेवलिंग वगैरह हो सके कर सके, तो जो है ये हमें शो कराता है। ठीक है। डिजिटल इंफॉर्मेशन एक तरह का ये हमें शो कराता है और रियल सीन दिखाता है। तो अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर कैमरा पॉइंट करो तो AR आप ऐप तुरंत उस जगह की हिस्ट्री, इन्फो, रेटिंग, फैक्ट्स दिखा
देता है। तो एआर ऐप जो है इस तरह का जो है हमें सारा चीज़ इसमें डिटेल प्रोवाइड कर देता है, अगर हम कैमरा उसके ऊपर पॉइंट करते हैं तो। लोकेशन बेस्ड एआर ऐप जीपीएस के बेसिस पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाती है। यह सबसे कॉमन फॉर्म है, ठीक है। यह सबसे कॉमन फॉर्म है, जीपीएस के बेसिस पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाती है। तो ये जो है अगर आप एयर ऐप का यूज़ करते हो, अगर कैमरा कहीं पे पॉइंट करते हैं तो वहाँ का जो है सब चीज़ दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई किसी का हिस्ट्री जानना चाहते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह का जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे बस उसका जो है या तो इमेज आप अपलोड कर लो उसके बारे में तो शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एआर काम करता है। नेक्स्ट इज रोबोटिक। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक क्या होता है? ए रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली टास्क कर सकती है, वो भी एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ, ठीक है। तो रोबोट की खास बात यह है कि रोबोट प्रोग्रामेबल होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, प्रोग्रामेबल रहता है। इससे हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं, ठीक है। रोबोट्स का यूज़ कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो पहले रोबोट को इंडस्ट्रियल रिपीटेटिव वर्क के लिए बनाया गया था, ठीक है। पहले रोबोट को कहाँ बनाया था? इंडस्ट्रियल रिपीटेटिव वर्क के लिए। फिर उसके बाद बोरिक टास्क के लिए, डेंजरस टास्क, ये फिजिकली स्ट्रेंथ वाले टास्क, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो रोबोट के इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो सेंसर रोबोट को सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सेंसर रोबोट इन्वायरमेंट समझने में हेल्प कर सकती है। रोबोट के टाइप कौन कौन से होते हैं? अब रोबोट के टाइप्स भी होते हैं, व्हील्ड रोबोट, व्हील वाले, लेग्ड रोबोट, पैर वाले, मैनिपुलेटर, आर्म जैसी मशीन्स, ओके। तो ह्यूमनॉइड्स जो इंसान जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमनॉइड्स जो रोबोट होते हैं जो ह्यूमन की तरह बॉडी मूवमेंट और एक्सप्रेशंस रखते हैं। रोबोट का यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस जैसे कि सर्जरी रोबोट, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, स्पेस मिशंस, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एग्जाम्पल ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स का एग्जाम्पल जैसे कि नासास मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER, जिसका फुल फॉर्म होता है MER, ठीक है। नासा का जो रोबोटिक रोवर जो मार्स मंगल प्लैनेट पर रिसर्च करने गया, अपने सेंसर्स और कैमराज से मार्स की सरफेस का डेटा भेजता था। तो जो नासा जो मंगल पे जो रोबोट भेजा तो वो कैसे काम करता था? वो सेंसर से जो है और कैमरा से मार्स की सरफेस को डेटा भेजता था। एंड दूसरा जो है सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट। सोफिया एक क्या है? AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। सोफिया ह्यूमन जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट करती है, मतलब इंसान की तरह रिएक्शन देती है, ठीक है। ड्रोन, थर्ड इज ड्रोन। ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, मतलब बिना पायलट का उड़ता है। इससे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है अपनी या अपने बिल्ट इन सॉफ्टवेयर सेंसर जीपीएस से ऑटोमेटिकली भी फ्लाई कर सकता है। तो ड्रोन का यूज़ तो आजकल आपने देखा होगी, ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर घर में शादी वगैरह हो तो ड्रोन का यूज़ होता है कैमरा के लिए, ठीक है। तो ये जो है आजकल हर जगह कॉमन हो गया है, रील्स वगैरह बनाना हो या अगर दूर का ऊपर मतलब कि नीचे का फोकस करना हो कुछ डिस्टेंस में ऊपर जा करके तो हम ड्रोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जर्नलिज्म और न्यूज़ रिपोर्टिंग इसका यूज है। जर्नलिज्म और न्यूज़ रिपोर्टिंग, फिल्मिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, पार्सल डिलीवरी, शॉर्ट डिस्टेंस शिपिंग, रजिस्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, हेल्थ केयर ऑफ सप्लाई, मैपिंग, एग्रीकल्चर, फील्ड मॉनिटरिंग, स्पेयरिंग, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, एंटी पोचिंग, लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर पेट्रोलिंग, ठीक है। तो यहाँ जो है हम इसका ओके। तो यहाँ पे देखिए ये नासा ने ये MER जो है मंगल पे भेजा था। तो ये इसका फिगर है, उसका थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अपन, ओके। तो ये वाला जो है ये MER
ये वाला पार्ट, तो ये नासा ने जो है भेजा था, ठीक है। ये वाला फिगर आप जो देख रहे हैं ये वाला, तो एमईआर मंगल ग्रह पे भेजा था। ये जो है सोफिया है, ये भी एक क्या है, ह्यूमनाइट है, और ये क्या है, एक तरह का रोबोट है, ठीक है। और ये ड्रोन, ड्रोन जो आजकल कॉमन हो गया है, जो हर घर में यूज़ हो रहा है शादी वगैरह में, या रील अगर कोई बना रहे हैं, या फिर कोई पहाड़ वगैरह पे गए हैं तो उसका लोकेशन शो करना है, तो ड्रोन वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो ये जो है कॉमन जो है कॉमन हो गया आजकल ड्रोन। ड्रोन जो है आजकल ज़्यादातर शादी वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, शादी वगैरह या फिर कोई रील वगैरह जो बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फिगर से कि सोफिया रोबोट क्या है, ड्रोन क्या है, और एमईआर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बिग डेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिग डेटा, क्योंकि बिग डेटा जो है, सो इसके बारे में अब अपन जानते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया था बिग डेटा। आज टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी के लगभग हर एरिया में पहुंच चुकी है, ठीक है। इसलिए डेटा बहुत ही तेज़ी से जनरेट हो रहा है। आज के टाइम में दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, और ज़्यादातर वेब ट्रैफिक स्मार्टफोन से आता है। 1 बिलियन से ज़्यादा जो है इंटरनेट यूज़र हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादातर सभी लोग क्या स्मार्टफोन चला रहे हैं। और फिगर 2.3.8 के हिसाब से जो ये फिगर है जो आप देख रहे हैं, इन 60 सेकेंड दीज मैनी डेटा आर जनरेटेड। जैसे कि यहाँ पे फेसबुक पे कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,93,000 स्टेटस और अपडेटेड मैसेज सेंड, ये मिलियन में है। ये न्यू ट्वीट, तो ये जितने भी हैं, आवर वाच्ड 70, नेटफ्लिक्स का देख रहे हैं, विकीपीडिया 5 लाख पेज व्यू, 2.8 वीडियोस व्यू यूट्यूब का, तो पोस्ट अपलोडेड, ये सब जो है इन 60 सेकेंड दीज में डेटा आर जनरेटेड, ठीक है। इन 60 सेकेंड का बात कर रहे हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है, तो सोर्स ऑफ बिग डेटा नंबर और अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली है, अभी तो ये तो पहले का होगा, अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि अभी का जो जैसे जैसे फास्ट टेक्नोलॉजी हो रही है, तो ज़्यादातर जो है डेटा भी बिग होते जा रहा है। तो फिगर 3.8 के हिसाब से हर दिन लगभग 2.5 क्विंटेलियन बाइट्स डेटा क्रिएट हो रहा है, और इंटरनेट ऑफ थिंग के बढ़ते यूज़ की वजह से यह डेटा और भी फास्ट ग्रो हो रहा है। जो कि मैं बताई कि अभी ये पहले का होगा, तो अभी और भी ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा होगा, क्योंकि डेटा तो पहले का होगा, हो सकता है 2 साल पहले का, 3 साल या 1 साल पहले का। तो अभी का जो है हर साल हर महीने जो है डेटा चेंज होता है। तो इतनी तेज़ी से डेटा जनरेट होने की वजह से बहुत ह्यूज साइज और कॉम्प्लेक्सिटी वाले डेटा सेट्स बनते हैं, जिसे हम बिग डेटा कहते हैं, ठीक है। इसे हम बिग डेटा कहते हैं। बिग डेटा क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। ऐसे डेटा को नॉर्मल या ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स से प्रोसेस और एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि यह डेटा सिर्फ बहुत ज़्यादा होता है, होता ही नहीं बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टेंट मैसेज, चैट्स, फोटो, ट्वीट्स, ब्लॉग, न्यू ओपिनियन पोल्स, इनके कमेंट्स, ऑडियो वीडियो चैट्स। तो बिग डेटा सिर्फ बड़ा डेटा ही नहीं होता है। बिग डेटा सिर्फ बड़ा डेटा ही नहीं होता, बल्कि इसमें कई चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डेटा को जोड़ना, स्टोरेज, इतना डेटा स्टोर करना, एनालिसिस, यूजफुल इन्फो निकालना, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफर, क्वेरिंग, क्वेश्चन क्वेरीज रन करना, विजुअलाइजेशन, जैसे ग्राफ्स या चार्ट्स में दिखाना, ठीक है। कभी कभी बिग डेटा में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, जो बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए बिग डेटा को प्रोसेस और एनालिसिस करने के लिए नए सॉफ्टवेयर और मेथड डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये इसका जो है एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, डेवलप किया जा रहा है। बिग डेटा जो है एक साथ अगर इतने सारे हैं, तो इनको जो है अनस्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे एक साथ हर दिन पूरा वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड का है कि इंडिया का है, फिगर ये तो नहीं पूरा ये बताया गया है, लेकिन ये है कि अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, हो सकता है कि ओवरऑल वर्ल्ड का ही बात हो रहा होगा। तो बेसिकली ये सब जो है हर सेकंड, हर 60 सेकंड में इतना डेटा जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूसेज हो रहा है,
तो आगे हम वही पढ़ेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा में मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि फिगर फिगर में दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ देखिए ये बिग डेटा का है और ये जो है वॉल्यूम है, वैल्यू, वेलोसिटी, वेरिटी, वेरासिटी, वैल्यू। तो ये सब जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो क्या होता है एक एक करके हम जानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? बिग डेटा की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी बहुत बड़ा साइज है। अगर कोई डेटा सेट इतना ह्यूज, मतलब इतना बड़ा है, इतना ह्यूज हो कि ह्यूज ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल से प्रोसेस करना मुश्किल हो जाए तो उसे बिग डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो उसे ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल से प्रोसेस करना मुश्किल हो जाए तो उसे बिग डेटा कहा जाता है। तो वॉल्यूम बहुत बड़ा जो है बड़ा साइज होता है। इसमें जो है अगर डीबीएमएस से भी अगर जो है ये संभल नहीं पाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? बिग डेटा कहा जाता है। वेलोसिटी का मतलब है डेटा किस स्पीड से जनरेट और स्टोर हो रहा है। वेलोसिटी फिजिक्स वगैरह भी पढ़े होंगे, तो यहाँ भी है वेलोसिटी, लेकिन यहाँ स्पीड क्या जनरेट हो रहा है? डेटा का स्पीड जनरेट हो रहा है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। बिग डेटा नॉर्मल डेटा सेट की कंपेरिजन में बहुत हाई स्पीड से क्रिएट होता है। वैरायटी, वैरायटी का मतलब है बिग डेटा अलग अलग टाइप का होता है। स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि एग्जांपल इसका टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस, वेब पेजेस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, एटसेट्रा। तो ये सब जो है वैरायटी है। टेक्स्ट कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। इमेजेस कितना डेटा जनरेट हो रहा है, वीडियोस से कितना डेटा जनरेट हो रहा है, वेब पेज से कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ऑडियो से कितना डेटा जनरेट हो रहा है, डॉक्यूमेंट से कितना डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये सब जो है वैरायटी है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग तरह का होता है। स्ट्रक्चर होता है, सेमी स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। तो हमें जो है बस ये याद रखना है कि वैरायटी कितने टाइप का होता है और इसमें एग्जाम्पल देख लेना है, ठीक है। क्योंकि बिग डेटा का जो है एक बड़ा जैसा जो है कोर्स आता है इसका, ठीक है। तो हमको उतना डीपली नहीं जाना है, ठीक है। हमें बस बेसिक इसका जान लेना है कि क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा एक कोर्स आता है जिसे हम बिग डेटा इंजीनियर बोलते हैं, बिग डेटा इंजीनियर, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। तो उतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो वेरासिटी क्या होता है? बिग डेटा कभी कभी इनकंसिस्टेंट, नॉइजी या मैस्ड भी हो सकता है। कभी डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम्स होती है, कभी डेटा खुद ही इनएक्यूरेट होता है। वेरासिटी का मतलब होता है डेटा कितना ट्रस्टवर्थी है। गलत डेटा को प्रोसेस करने से रॉन्ग रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है डेटा कितना ट्रस्टवर्थी, कितना एक्यूरेट है, वो हम इसमें वेरासिटी में चेक करते हैं। वैल्यू, लास्ट इज वैल्यू। बिग डेटा सिर्फ एक बड़ा डेटा का ढेर नहीं होता। इसमें हिडन पैटर्न्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है जो बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिसोर्सेस लगते हैं, इसलिए पहले यह चेक करना जरूरी होता है कि इस डेटा में वैल्यू डिस्कवर करने का पोटेंशियल है या नहीं। अगर वैल्यू ना हो तो एफर्ट वेस्ट हो सकता है। तो बिग डेटा का जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक जाना, बिग डेटा क्या होता है वो भी हमने जाना, कितना हर सेकंड ये जो है यूज हो रहा है, 60 सेकंड में, हर 60 सेकंड में, हर मिनट में कितना डेटा जो है यूज हो रहा है, कितना जो डेटा जनरेट हो रहा है वो भी हमने जाना। तो लगभग 2.5 जो है क्विंटेलियन बाइट्स यूज हो रहा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है। यूज नहीं, इसको हम जनरेट बोल सकते हैं क्योंकि ये डेटा जनरेट हो रहा है। बिग डेटा का मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने एक करके जाना कि पांचों का अपना अलग अलग वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेरिटी हो गया, वेरासिटी हो गया एंड वैल्यू हो गया। तो ये है। तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा एक जो है एक बिग डेटा आपने समझ लिया क्या है। और बिग डेटा का हम जो भी हमें इम्पोर्टेंट पार्ट जानना था वो हम जान लिए। बिग डेटा का एक बड़ा एक कोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं बिग डेटा, और जो है वो एक साइंटिस्ट उसके नाम से जाना जाता है, बिग डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स हमारे यूट्यूब चैनल में डेटा एनालिटिक्स का फुल कोर्स है, ठीक है। तो जो है जिनको अगर करना है फ्री में विथ सर्टिफिकेट इसमें जो है अवेलेबल है।
आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो में जाकर के। तो डेटा एनालिटिक्स जिनको करना है फ्री में जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका जो है मैं पूरा उसका जो है पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट तो नहीं है लेकिन पाइथन का जो है पूरा कोर्स अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डेटा सेट को एग्जामिन एनालाइज करना ताकि उसमें से यूजफुल कंक्लूजन निकले, ठीक है, निकले जा सके, और इसके लिए स्पेशलिस्ट सिस्टम और सॉफ्टवेयर का यूज होता है। आजकल डेटा एनालिसिस की टेक्नोलॉजी और टेक्निक बहुत पॉपुलर हो रही है। डेटा एनालिसिस का यूज जो है जैसे कि आप मैं आपको एक एग्जांपल ही बता रही हूँ। ये ये जो आपने चार्ट देखा है ये क्या है, ये तो यही तो डेटा एनालिटिक्स है, यही तो है। ये चार्ट जो देख रहे हैं आप, ये इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स में जो है इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। ये पूरा को हम क्या बोलते हैं, पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कल पूरा जो देख रहे हैं ये डेटा एनालिस्ट का वर्क है, ठीक है। यही हमें जनरेट करके देना होता है कि कितना डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये जो वर्क होता है ये बड़ा आप जैसे कि चार्ट वगैरह देख रहे होंगे, पाई चार्ट, या फेसबुक वगैरह में चार्ट देखते होंगे, यूट्यूब पर जो अगर अगर आप चैनल चलाते हो तो वहाँ पे डेटा बड़ा जैसा जो है एक चार्ट बन के आता है। तो वो सब क्या है, वो एक डेटा जनरेट कर रहा है, डेटा आपको शो कर रहा है कि कितना परसेंट आपका जो है या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है। तो मेन जो है वो इसका जो मैं आपको डेटा एनालिटिक्स का जो डेफिनेशन बताई, सॉरी विजुअलाइजेशन बताई, ये है, ठीक है। यही सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, ओके। इसी को हम डेटा एनालिसिस बोलते हैं कि जो भी हमें विजुअल करके दिखाए, ठीक है, विजुअल करके दिखाए उसे हम डेटा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को अब जैसे कि डेटा एनालिसिस का यूज कहाँ होता है, बिजनेस इंडस्ट्रीज में, ताकि कंपनी से बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, ठीक है। अब जैसे कि आप आपका दुकान है, शॉप है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ओके। आपका एक मान लो किराने का शॉप है, ठीक है, किराने का शॉप है आपका, आप शॉप चलाते हो शहर या गांव में कहीं भी। तो आपका मंथली बजट मान लो आपका जो है, आपका ये जैसे कि स्टोर है, ठीक है। आपके पास जैसे कि मान लो आपको दिखाना है या लिखना है कि कितना मेरे पास राशन बचा हुआ है, राइस कितना है, ठीक है, राइस कितना केजी है, और जैसे कि दाल कितना केजी है, ठीक है, या फिर ऑयल कितना कितना मेरे पास कितना लीटर बचा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि कितना मेरा बिक चुका है। तो ये सब अगर हमें डेटा निकालना है, तो अगर आपको मान लो एक आप ये चलाते हो जैसे कि छोटा मोटा आप मॉल वगैरह होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ओके। तो अगर आप चलाते हो मॉल वगैरह छोटा सा ही, जैसे आप जनरेट करना चाहते हो, आप एक किसको हायर करोगे कि मुझे एक चार्ट बना के दो और मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे पास कितना क्या है। तो आप डेटा एनालिस्ट को ही हायर करोगे, वो आपको जो है चार्ट बना के देगा कि आपके पास कितना राशन अवेलेबल है, या फिर कितना आपका जो है इस मंथ में बिक्री हुआ है, कितना क्या चीज़ हुआ है, राइस कितना बिक्री हुआ है, ऑयल कितना बिक्री हुआ है। तो ये सब जो है चार्ट के थ्रू आपको जो है पता करके देगा। ये जो चार्ट हुआ, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस, ठीक है। कि 60% आपका जो है लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, 30% कितना आपका जो है ये इस महीना ज़्यादा जो है बिक्री हुआ है, 40% आपका क्या हुआ है। तो इस तरह से जो है डेटा को जनरेट करना, आप किसको हायर करोगे, डेटा एनालिस्ट को। तो डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है कि वो आपको जो है साफ सुथरा एक डेटा में विजुअलाइजेशन में एक चार्ट प्रिपेयर करके दे कि आपका कितना क्या आपका जो है अराउंड कितना आपका हर मंथ या हर साल का कितना बिक्री हो रहा है, या फिर कितना आपका जो है सामान किसमें लॉसेस हो रहा है। तो ये सब जो है डेटा जो है विजुअलाइज करके देता है, डेटा एनालिस्ट का ये वर्क होता है, ओके। तो बेसिकली हमने जाना कि डेटा एनालिसिस क्या होता है और ये ट्रेंडिंग में अभी क्यों है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्चर अपने साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस के वेरीफाई से या डिसप्रूव करने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। तो ये जो है रिसर्चर लोग भी जो है अपना थ्योरीज वगैरह को डेवलप करने के लिए जो है डिसप्रूव करने के लिए जो है ये यूज़ करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की एक लाइब्रेरी पांडास डेटा एनालिसिस को बहुत इजी और एफिशिएंट बना देती है। पाइथन का एक लाइब्रेरी है पांडास, जो कि मैं आपको इस चैनल में आपको मिल जाएगा, इसका पांडास का पूरा पार्ट आप देख लेना, ठीक है।
तो डेटा एनालिस्ट को बहुत ये ईज़ी बनाता है। और विजुअलाइज़ेशन जैसे कि मैं बताई अभी, विजुअलाइज़ कैसे करते हैं ये सब, तो ये इसका काम है मैटप्लॉटलिब का, ठीक है? मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, तो ये सब जो है टूल्स इसमें यूज़ होते हैं डेटा एनालिसिस में, ठीक है? ओके। तो डेटा एनालिसिस हमने समझ लिया क्या होता है। ये एक एनालिसिस है जिसे हम इसको एक एनालिसिस कर सकते हैं, एक चार्ट जो है बना सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे पाइथन की एक लाइब्रेरीज है पंडास, सीबोन हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सब इसमें यूज़ होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? तो नॉर्मली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, तो हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस या वायरलेस वायर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो इन डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन इंटरनेट या लैन से होता है। अब सोचो, अगर बल्ब, फैंस, रेफ्रिजरेटर जैसे गैजेट्स भी इसी नेटवर्क का पार्ट बन जाए तो क्या होगा? यह डिवाइसेस एक दूसरे से क्या बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या फ़ायदे होंगे? अगर यह सारे स्मार्ट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं और हम उन्हें अपना स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकें, तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। तो ये क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम डिवाइसेस के अंदर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है, ठीक है? एम्बेडेड होता है जिससे वो कनेक्ट हो सके, डेटा एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि फिगर में आपको मैं फिगर इसका दिखा दे रही हूँ। ओके, ये जो है, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हम कंट्रोल कर सकें अपने स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट से, तो उसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। और इसमें यूजर्स क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है। तो करंट सिचुएशन, आज घर में बहुत सारे डिवाइसेस स्मार्ट हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोलर के साथ आते हैं, जैसे माइक्रोवेव, ठीक है, एसी, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट लॉक। तो पर ये डिवाइसेस अलग-अलग काम करते हैं और इन्हें चलाने के लिए ह्यूमन इनपुट ज़रूरी होता है। आईओटी का गोल, आई इंटरनेट ऑफ थिंग इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके इन्हें एक इंटेलिजेंट नेटवर्क में बदल देता है। एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, काम ऑटोमेटिकली करते हैं। अगर माइक्रोवेव, एसी, डोर लॉक, सीसीटीवी इंटरनेट इनेबल हो, तो हम इन्हें दूर से कभी भी अपने स्मार्टफ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग का क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अपने स्मार्टफ़ोन या लैप पीसी या किसी चीज़ इंटरनेट से जो है, आप किसी भी चीज़ से जो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं दूर से, ठीक है? जैसे कि आप स्मार्ट होम ऑटोमेशन सुने होंगे, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, जो हम जो कहीं दो, अगर मान लीजिए आपका घर है, आप अपना आपने जो है ये पंखा वगैरह जो है या बल्ब वगैरह जो है आप खुला छोड़ के चले गए पार्टी वगैरह में, या फिर कहीं दूर चले गए, जो आपको बाद में याद आया हो कि भाई मैं तो जो है अपना घर में मेरा फैन वगैरह चल रहा है या टीवी खुला छोड़ के आ गया, हो सकता है ना लाइट कभी चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपको ध्यान में नहीं है, तो जो है आप टेंशन में लेते हो, तो आप उस इंटरनेट आईओटी का यूज़ करके जो है, जिसे हम होम ऑटोमेशन बोलते हैं, ये सब यूज़ करके जो है हम दूर से भी इसको ऑफ कर सकते हैं, मतलब स्मार्टफोन के द्वारा, ठीक है, या फिर पीसी के द्वारा, ठीक है? इन चीज़ों से जो है हम अपने घर को जो है दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिना ह्यूमन का, ठीक है? ये इससे या फिर पीसी से या फिर अ, मोबाइल से। तो किसी भी चीज़ को जो है हम अपने घर को जो है कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ को भी कंट्रोल करना हो, स्मार्ट वॉच हो गया, कार हो गया। तो आजकल सभी चीज़ पॉसिबल है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि ये सब करने के लिए, ये सब जो है घर में लागू करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो जो है ये इसमें खर्च तो होगा, क्योंकि जो है अगर आपको घर ऑटोमेशन चाहिए, ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, तो इसमें खर्च तो होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें खर्च भी होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो यूजेस होता है इसमें, माइक्रो कंट्रोलर का मेन इसका काम है, माइक्रो कंट्रोलर से ही जो है हम किसी की को भी किसी चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें प्रोग्रामिंग क्या रहता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, आपने समझ लिया कि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एम्बेडेड होता है, और हमें
किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर का कोई भी सामान को, ठीक है। इसके द्वारा, मोबाइल या फ़ोन के द्वारा। ओके, वेव ऑफ थिंग क्या होता है? व्हाट इज वेव ऑफ थिंग? जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग है, वैसे ही वेव ऑफ थिंग है। इंटरनेट ऑफ थिंग की हेल्प से हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर से अलग अलग डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि इंटरनेट ऑफ थिंग की हेल्प से हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर से अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इससे एक पर्सनल पर्सनल नेटवर्क बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारे पास एन डिवाइसेस हैं, तो हमें एन अलग ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, हर डिवाइस के लिए एक ऐप। तो सोचो कितना कन्वेंट होता है, ठीक है। अगर सब डिवाइसेस एक ही इंटरफेस से कनेक्ट हो जाए, तो इंटरनेट वैसे भी ऑलरेडी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो क्या वेब का यूज ऐसा किया जा सकता है कि सब डिवाइसेस एक दूसरे से इफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सके? वेब ऑफ थिंग यही करता है। WOT वेब सर्विस का यूज करके फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीजों को डिवाइसेस प्लस ह्यूमन का एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं क्या? स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटीज, ठीक है। तो वेव ऑफ थिंग भी इसी तरह से है, जैसे हमने अभी पढ़ा ये इंटरनेट ऑफ थिंग, तो उसी का एडवांस है वेव ऑफ थिंग। तो स्मार्ट हम अपना घर भी बना सकते हैं, ऑफिस भी बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी भी बना सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है। बस इसमें वेब का है, वेब का जैसे कि अभी हमने बताया कि अपना एक पर्सनल नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसर। सेंसर क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा, जब आप फोन को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हो, तो स्क्रीन भी उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है, ठीक है। आप आपने नोटिस किया होगा, आप एक मोबाइल हाथ में लो और जो है मोबाइल को जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करो, तो आप देखते होगे कि स्क्रीन भी उसी तरह से जो है रोटेट हो जाती होगी, है ना। तो ये पॉसिबल होता है सेंसर के थ्रू, ठीक है। तो ये एक एक्सेलेरोमीटर जो है फ़ोन किस डायरेक्शन और रोटेशन में है यह डिटेक्ट करता है। किसके थ्रू? इसके थ्रू। अब गायरोस्कोप क्या होता है? आपके हाथ की रोटेशन, ट्विस्ट या मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। एक्सेलेरोमीटर का डेटा को और एक्यूरेट बनाता है, ठीक है। तो सेंसर का रोल इन आईओटी। आईओटी में क्या रोल है? सेंसर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत यूज होते हैं। आज के स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आईओटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है। स्मार्ट सेंसर क्या होता है? एक स्मार्ट सेंसर एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, फिर अपने बिल्ट इन कंप्यूटर चिप उससे डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट सेंड करता है। तो ये काम है सेंसर का, ठीक है। स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज की बात करें तो सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। लैंड और वाटर का मैनेजमेंट, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेल, ब्रिजेस, सर्वे और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए प्लानर्स स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का आइडिया, तो स्मार्ट सिटी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस आईओटी मिलकर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। अब फिगर में देखिए। ओके, 3.11। ओके, यहाँ पे देखिए स्मार्ट सिटी का दिखाया गया है। इसका की क्या क्या है? वायरलेस सेंसर, ये भी हम जानेंगे क्या होता है। ओके, तो ये स्मार्ट सिटीज़ है और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लस आईओटी का यूज़ करके हम एक स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट बिल्डिंग, अर्थक्वेक सेंसर लगाए जाते हैं स्मार्ट बिल्डिंग में। अगर हम बात करें, तो अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें एक सेंसर लगाएंगे कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो हम जो है उससे जो है बच सकते हैं। टिमोर्स डिटेक्ट करके नियर बाय बिल्डिंग को वार्निंग भेजते हैं, ठीक है। स्मार्ट ब्रिजेस वायरलेस सेंसर डिटेक्ट करते हैं लूज बोल्ट, ब्रोकन केबल, क्रैक्स, तुरंत अथॉरिटीज़ को एसएमएस या अलर्ट भेज देते हैं। तो इस तरह से जो है स्मार्ट ब्रिज वर्क हो रहा है। स्मार्ट टनल, स्मार्ट टनल का क्या है? सेंसर लीकेज, स्मोक या कंजेशन डिटेक्ट करते हैं। डेटा ऑटोमेटिकली सेंसर नेटवर्क के थ्रू सेंट्रल कंप्यूटर को भेजा जाता है। तो ये जो है स्मार्ट टनल का यूज होता है कि हम यहाँ पे सेंसर का यूज कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की वर्किंग, ठीक है। तो एक स्मार्ट सिटी में हर सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, जिसके ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई, ठीक है।
ओके, तो वाटर सप्लाई हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सर्विस, ये सब मिलकर सिटी को क्या बनाते हैं, एफिशिएंट, सेफ और रिलायबल बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। स्मार्ट सिटी की जो है, अब हमने समझ लिया कि इसमें जो है स्मार्ट सिटी क्या होता है, और हम जो है इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और इसमें जो है अगर हम सेंसर का यूज़ करें तो हर जगह, तो हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो अब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया ट्रेंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड सर्विस इंटरनेट क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आप इन सर्विस को कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड में मिलने वाली सर्विस में होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिसको हम सर्वर बोलते हैं, डेटाबेसेस और स्टोरेज। तो ये 4 चीज़ इसमें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में रहता है। ये सब फैसिलिटीज़ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड देते हैं, और आप पे पर यूज़र यूज़ बेसिस पर पैसा देते हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह। हम ऑलरेडी क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं जब अपनी फ़ोटोज़ या फाइल्स ऑनलाइन बैकअप रखते हैं, तो किसी भी वेबसाइट के होस्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो फ़ोटोज़ की, ठीक है, गूगल फ़ोटोज़। वहाँ पे आप अपना जो है जीमेल को कनेक्ट कर लिए हो, ठीक है, जीमेल आईडी को कनेक्ट कर लियो, फोटोज में आपका जो है ऑलरेडी जो है बैकअप हो रहा है। तो सेम यही काम है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्या हमें देता है, बैकअप कर देता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये तो हमने अपना एग्जांपल लिया है एक सिंपल यूजर का। अगर हम बात करते हैं जैसे कि किसी ने कंपनी अपना खोला है, किसी का कंपनी है, और उसमें जो है उसको क्लाउड की ज़रूरत है। तो उसमें क्लाउड में जैसे कि होता है ना कि एप्लीकेशन वगैरह आप बीपीएससी का ही जो है फॉर्म फिल करते हो, कितने स्टूडेंट, ओके, तो इसमें कितने स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों लोग। तो जो है सबका डेटा कहाँ जाएगा, तो सबका डेटा जो क्लाउड रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है हमें यहाँ का ज़रूरत पड़ता है, क्या ज़रूरत पड़ता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे देखिए, ओके, ये तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ता है ये सब चीज़ों का, ठीक है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ओके। तो हमें जो ज़रूरत पड़ता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज, तो ये सब हमें ज़रूरत पड़ता है। अब पे पर यूज़ बेसिस पर पैसा देते हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह। हम ऑलरेडी क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ या फाइल ऑनलाइन बैकअप रखते हैं, किसी वेबसाइट का होस्ट करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है के थ्रू यूज़र बड़े एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है, बड़े एप्लीकेशन रन कर सकते हैं या लार्ज डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। तो भले ही उसका पर्सनल कंप्यूटर में ही इतनी स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर ना हो, बस इंटर कनेक्शन होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि यूजर्स को ऑन डिमांड रिसोर्स मिल जाते हैं बहुत कम कॉस्ट में। क्लाउड सर्विस क्या होता है, क्लाउड सर्विस में जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, ओके, ये है ग्रिड कंप्यूटिंग, ओके। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्लाउड क्लाउड को समझाने का बेस्ट तरीका है एवरीथिंग इज ए सर्विस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका क्या है, एवरीथिंग इज ए सर्विस। क्लाउड में जो भी फैसिलिटी मिलती है उस सर्विस, उसे क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। जैसे कि फिगर में ये, जैसे कि मैं आपको दिखाई ये वाला फिगर, ओके, ये है पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर, एस डबल ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पास, ठीक है। तो ये सब जो है जैसे कि IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो अब एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है, IaaS प्रोवाइड आपको क्लाउड में हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जैसे सर्वर, ठीक है, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, बैकअप, नेटवर्क कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यूजर क्लाउड के रिमोट हार्डवेयर को यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय और रन कर सकते हैं। इससे फायदे, आपको कॉस्टली हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सेटअप का खर्चा भी बच जाता है, जितना यूज उतना पैसे, ठीक है, जितना यूज होगा उतना पे करना होगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास में जो है क्लाउड आपको पूरा प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट देता है, जिसमें अपना एप्लीकेशन डेवलप, टेस्ट, डिलीवर
कर सकते हो बिना अंडरलाइंग हार्डवेयर या सर्वर की टेंशन लिए। अगर आपने माई एसक्यूएल प्लस पाइथन का वेब एप्लीकेशन बनाया है तो पास आपको फ्री कंप्यूटर अपेच सर्वर देगा जिसमें माई एसक्यूएल पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड होंगे। इसका मतलब आपको माई एसक्यूएल पाइथन इंस्टॉल नहीं करना है, वेब सर्वर अपाचे nginx कॉन्फ़िगर नहीं करना है। आप सिर्फ अपना ऐप डिप्लॉय करके यूज़ उसे रन करा सकते हो, ठीक है। पास डेवलपर के लिए कॉस्ट तो काफ़ी कम कर देता है, ठीक है। पास डेवलपर के लिए कॉस्ट तो काफ़ी कम कर देता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS क्या होता है, ठीक है। तो SaaS में क्लाउड आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ऑनलाइन यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। आपको क्या क्या देता है इसमें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, बस लॉगिन करके उसे यूज़ करना होता है। जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉप बॉक्स, इसमें यूजर सिर्फ एप्लीकेशन की इंटरफेस और सेटिंग यूज करती है बस, बाकी सब क्लाउड हैंडल करता है। तो ये एक जो है गूगल डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, ये आपको एक फ्री का जो है प्रोवाइड भी करता है। फ्री तो नहीं लेकिन आप कुछ लिमिटेड रहता है, लिमिटेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड सर्विस की कॉमन फीचर तीनों मॉडल्स में यूज़र को मिलती है। ऑन डिमांड एसेस, ठीक है, पे एज यूज, ठीक है, नो हैवी इन्वेस्टमेंट, नो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। नए बिजनेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बेनिफिशियल होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड इनिशिएटिव, भारत सरकार ने क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे उठाने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसे GI क्लाउड बोलते हैं, मेघा राज, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, cloud.government.in, ठीक है, cloud.government.in। इसका पर्पस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्लाउड सर्विस इजीली प्रोवाइड करना। इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्लाउड सर्विस इजीली प्रोवाइड करना, जिसका नाम है cloud.government.in। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड इनिशिएटिव है। तो क्लाउड क्या होता है, कितने टाइप का होता है हमने जाना, और तीनों का जो है हमने यूजेस भी जाना कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब भी हमने जाना, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, नेक्स्ट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये जो है ग्रिड कंप्यूटिंग 3.6। और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो ग्रिड एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें अलग अलग जगह पर प्लेस्ड और डिफरेंट टाइप को कंप्यूटर हेटेरोजेनियस रिसोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे नेटवर्क को सोचो, ये क्लाउड जैसा होता है लेकिन क्लाउड का मेन सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग का फोकस एक बड़ा टास्क सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का काम करते हैं जिसमें हाई प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज होता है। ग्रिड के सारे कंप्यूटर्स को नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स टेम्पोररी टाइम के लिए इकट्ठा होते हैं ताकि एक सिंगल लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, कॉमन गोल अचीव हो सके। आज के टाइम पर मोबाइल फोन्स, पीसीज, लैपटॉप, वर्क स्टेशन सब लैन या इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से उनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को रीयूज करना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो गया है। ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम एक्सपेंसिव हार्डवेयर खरीदना बिना ही साइंटिफिक और रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रिड के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है डेटा ग्रिड, ये लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को मैनेज करने का काम आता है, मल्टी यूजर एक्सेस लो करता है। CPU प्रोसेसर ग्रिड, काम प्रोसेसिंग एक है, ये हमने जो पढ़ा था, ये हमने सुपर कंप्यूटर हमने फर्स्ट चैप्टर 1 में भी पढ़ा था इसका। आपने चैप्टर 1 में आपने देखा होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, वो भी हमने आज पढ़ा था, ठीक है, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होता है, काम प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर से दूसरे पर शिफ्ट होता रहता है। यह एक लार्ज टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स, सब टास्क में डिवाइड करके अलग अलग नोड्स को दिया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। अगर हमें सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बहुत सारे सिस्टम को जोड़ना, उसके नोड्स जोड़ना, मतलब कंप्यूटर को जोड़ना, नोड्स को जोड़ना, एक लार्ज हम नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारा बिग डेटा है, बिग डेटा क्या होता है वो भी हमने जाना। तो अगर हमें कोई चीज़ बिग डाटा को सॉल्व करना होता है तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, और सुपर कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसका नाम क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग, जिसको हम सुपर कंप्यूटर का है
एक अहम रोल है उसमें। ठीक है। तो इसका जो मेन काम होता है एक बड़ा टास्क सॉल्व करना होता है। ग्रिड कंप्यूटर का फोकस एक बड़ा टास्क सॉल्व, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का काम करते हैं। तो इसी को हम ग्रिड के सारे कंप्यूटर को नोड्स कहा जाता है। ठीक है। ग्रिड के सारे कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो क्लाउड आई डबल एस ए डबल एस और ग्रिड कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो ये यहाँ एक सर्विस प्रोवाइड होता है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर देता है। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, यहाँ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग नोड्स मिलकर एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कोई रेंट वाली सिस्टम नहीं होती है। तो आई डबल एस का मतलब होता है कि हम वहाँ पे रेंट पे लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारा है। और यहाँ पे जो है हम रेंट का जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद का अपना कंप्यूटिंग नोड यूज कर रहे हैं। ठीक है। ग्रिड सेटअप करने के लिए मिडिल वेयर का यूज होता है। मिडिल वेयर ग्रिड बनाने के लिए हमें एक मिडिल वेयर की जरूरत होती है जो नोड्स को डेटा प्लस सीपीयू लेवल पर कनेक्ट करता है। ग्लोबस टूल किट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक पॉपुलर मिडिलवेयर है। इसमें सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट और फॉल्ट डिटेक्शन जैसे फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो ग्रिड सेटअप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, मिडिलवेयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लें। और इसमें जो भी मैं बताई हूँ पूरा ये नोट्स, इसका एक छोटा छोटा नोट्स आप लोग पॉइंट कर जो है नोट डाउन करते रहिए। ओके। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है वो हमने जाना। ठीक है, कि इसमें कोई भी रेंट वगैरह का ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पे हम खुद का एक ग्रिड कंप्यूटिंग जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, नोड्स के थ्रू। बहुत सारे कंप्यूटर को हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है। ये दो तरह का होता है, ग्रिड के दो टाइप होते हैं, डेटा ग्रिड और सीपीयू प्रोसेसर ग्रिड। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका जो है ग्रिड सेटअप करने के लिए क्या यूज़ होता है, मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर का जो टूल है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबस टूल किट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो अब जो है ब्लॉकचेन क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉकचेन। ओके। तो यहाँ पे अगर हम जानना चाहें ग्रिड कंप्यूटिंग, ओके, तो यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है। ये फिगर है हमारा ग्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट हुआ है। ठीक है। ये पैरेलली कनेक्ट हुआ है यूजिंग देयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर कंप्यूटर ये प्रिंटर है तो प्रिंटर, तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ओके। ये हमारा ब्लॉकचेन है। ओके। ट्रेडिशनली हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे रखते हैं। ठीक है। जैसे टिकट बुकिंग सिस्टम, वेबसाइट या बैंक्स, जहाँ सारे डेटा एक ही जगह स्टोर होते हैं। ऐसे सिस्टम में डेटा हैक या लॉस होने का रिस्क होता है। तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर डेटाबेस पर काम करता है। इसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर के पास डेटाबेस की पूरी कॉपी होती है। ब्लॉक इक्वल टू होता है एक सिक्योर डेटा चंक या वैलिड ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो हर ब्लॉक का एक क्या होता है, हेडर होता है जो सब नोड्स को विजिबल होता है और विजिबल होता है। लेकिन ब्लॉक का प्राइवेट डेटा सिर्फ उसके ऑनर के पास होता है। तो ये ब्लॉक मिलकर एक चैन डेटा बनाते हैं जिसमें ब्लॉक चैन कहते हैं। तो क्या होता है, आपने समझा ब्लॉकचेन क्या होता है कि अ, ऐसा होता है ना कि सेंट्रलाइज डेटाबेस पे कितने जो है आजकल ट्रांजैक्शन क्या होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस पे रखते हैं जिससे हम जो है हैक या लॉस होने का रिस्क होता है। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डिसेंट्रलाइज और शेयर डेटाबेस पर काम करता है। इसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर के पास डेटाबेस की पूरी कॉपी होती है। ठीक है। ब्लॉक इक्वल टू क्या होता है, एक सिक्योर डेटा चंक या वैलिड ट्रांजैक्शन। हर ब्लॉक के एक हेडर होता है जो सब नोड को विजिबल होता है। लेकिन ब्लॉक का प्राइवेट डेटा सिर्फ उसके ऑनर के पास होता है। तो सिर्फ जो प्राइवेट डेटा रहता है सिर्फ उसके ऑनर के पास होता है। या ब्लॉक्स मिलकर एक चैन बनाते हैं। तो कुछ ब्लॉक्स होते हैं और जो है ब्लॉक से जो है जो भी हेडर है अ, होता है जो सब नोड्स को विजिबल होता है, सभी को तो विजिबल होता है लेकिन ब्लॉक का जो प्राइवेट डेटा है जो है वो सिर्फ उसके ऑनर के पास होता है। तो यह ब्लॉक्स मिलकर क्या बनाता है, एक चैन बनाते हैं जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन का फिगर भी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो सम रिक्वेस्ट ए ट्रांजेक्शन द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल
नोड्स इन द नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो गया। द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट इफ वेरीफाइड बाय ऑल नोड्स, द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक। तो ये हो गया ब्लॉक का एग्जाम्पल और ये हो गया ब्लॉकचेन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि समवन रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन, द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क। फिर ये यहाँ से आ जाएगा, ये वेरीफाइड बाय ऑल नोड द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक। तो फिर ब्लॉक इतने सारे, फिर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, ओके। ब्लॉकचेन की डिफिनेशन क्या होती है? तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक सिंगल अपडेटेड और सिक्योर लेजर मेंटेन करता है। हर नोड लेजर की कॉपी रखता है और जब तक सब नोड जो है नोड ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट ना करते लेजर अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन सिक्योर क्यों है? हर मेंबर के पास लेजर की कॉपी होती है। किसी एक पर्सन के लिए डेटा को चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। लेजर एपेंड ओनली होता है, सिर्फ नया डेटा ऐड होता है, पुराना चेंज नहीं होता है। सबसे पॉपुलर यूज डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का यूज़ यही टेक्नोलॉजी है। अदर एप्लीकेशन जैसे ट्रांसपेरेंसी प्लस सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन की वजह से बिजनेस और गवर्नेंस सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा अकाउंटेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका किसी का जैसे यूज केसेस का। डॉक्टर और हॉस्पिटल के बीच डेटा शेयरिंग बेटर होती है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लैंड रिकॉर्ड का बात करें, लैंड ऑनर डिस्प्यूट फ्रॉड कम हो जाते हैं। रिकॉर्ड परमानेंट और टेम्पर प्रूफ बन जाते हैं। वोटिंग सिस्टम, वोट टेम्परी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वोटिंग ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिकेट बन जाती है। अदर सेक्टर का बात करें तो बैंकिंग हो गया, मीडिया हो गया, टेलीकॉम हो गया, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी और गवर्नमेंट सर्विस। तो ये था हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का यूज़ कहाँ होता है हमने देखा, और इसका जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हेल्थ केयर, लैंड रिकॉर्ड, वोटिंग सिस्टम, अदर सेक्टर हो गया, बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रेवल एंड गवर्नमेंट सर्विस। तो ये हमारा हो गया ब्लॉकचेन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ओके, तो ब्लॉकचेन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पूरा मतलब ये पूरा चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट होता है, इमर्जिंग ट्रेंड। ठीक है, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स हमारा यहाँ का आज पूरा कंप्लीट होता है और हमने इस पे जाना कि पूरा चैप्टर हमने इसको पूरा अपना मतलब कि अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट वाइज हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समरी है, तो जो है इसका हम क्वेश्चन आंसर ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वगैरह जो है ज़्यादातर एनसीईआरटी के बुक से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में आप हमें बताइएगा कि इसमें क्या मैच होगा। ओके, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, यू गॉट ए रिमाइंडर टू टेक ए मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन तो जैसे कि इसका क्या होगा बताइए। इसमें से स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट वेयर, होम ऑटोमेशन, स्मार्ट हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्मार्ट हेल्थ, क्योंकि मेडिकेशन बोल रहा है तो स्मार्ट हेल्थ। यू गॉट एन एसएमएस अलर्ट दैट यू फॉरगॉट टू लॉक द डोर। अगर आप अपना गेट जो है दरवाज़ा भूल जाते हो तो एक एसएमएस अलर्ट के थ्रू होम ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। यू गॉट एन एसएमएस अलर्ट दैट पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल नियर योर ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा, स्मार्ट पार्किंग हो जाएगा। यू टर्न ऑफ योर एलईडी टीवी फ्रॉम योर वेस्ट वॉच। तो स्मार्ट वेयरेबल हो गया, स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये और कमेंट करके हमें जल्दी से ये बताइए कि इसका आंसर आप लोग का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, ये चैप्टर, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है इसमें हमने पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक है। हमारा ये चैप्टर 3 जो है कंप्लीट होता है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है फ्री का पूरा कोर्स हम करा रहे हैं। क्लास 11 12 का एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस फुल कोर्स अवेलेबल
हो जाएगा कुछ दिन में ये यूट्यूब पे। अभी डे 5 है, लगातार हम वीडियो अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।